चलिए, पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में ये पढ़ाया कि किस तरह से सिविल सर्विसेज की फील्ड में बहुत से चैलेंजेस हैं और उनसे जुड़े हुए कई रिफॉर्म्स। हमने आपको मिशन कर्मयोगी भी बताया, जिसके तहत आप ये समझ पाए कि मौजूदा सरकार किस तरह का फ्रेमवर्क, किस तरह का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहती है, जिससे कि पूरी तरह से सिविल सर्विसेज इन नई उभरती हुई ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो चुनौतियां हैं उससे निपट पाए। जो न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं सोसाइटी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी क्षेत्रों में विकास को देखते हुए उससे लेस्ड एक इंस्टीट्यूशन हो जो सिविल सर्वेंट्स को उस कैपेसिटी में तैयार करे ताकि वो मौजूदा समय की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इन नई चुनौतियों को सुलझा सकें और चुनौतियों को उपलब्धियों में बदल सकें, परिवर्तित कर सकें। हमें चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में ही कन्वर्ट करना होता है, दैट इज़ ऑल। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हम जो कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, इन सब के विषय में जो कुछ स्पेशल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ दिन तक लेक्चर्स बैठ कर के ही चलेंगे। जैसे ही पूरी तरह से मैं स्वस्थ हो जाऊँगा, हेल्थ ठीक हो जाएगी, वापस से स्टैंडिंग लेक्चर्स विद बोर्ड आ जाएंगे। लेकिन मेरी आपसे ये वचनबद्धता थी कि गुणवत्ता बनी रहेगी लेक्चर्स की, तो वो बनी हुई है पूरे रिसर्च के साथ और काम एंड कंपोज्ड मैनर में जो प्रेजेंटेशन मेरा रहता है उसी सेंस में चलेगा। आज हमें जो ये स्पेशल कैटेगरीज़ हैं, इनको लेकर के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो सेफगार्ड्स हैं, जो प्रोटेक्शंस हैं, उन सब के विषय में चर्चा करना है। पहले हम कुछ कमीशंस पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स के वाया, और फिर हम उन प्रोविजंस को पढ़ेंगे जो सेफगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जिन प्रोविजंस की वजह से ये कमीशंस भी हैं। तो शुरुआत आज हमारी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से होगी, हम उसके विषय में समझेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझते हैं। और भी हमारे बहुत से लेक्चर हैं फंडामेंटल राइट्स के, जिसमें कि हम शेड्यूल कास्ट के बारे में बहुत डिटेल में क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या सेफगार्ड्स हैं, किस माइंडसेट के साथ हैं, उसके बारे में पढ़ा चुके हैं। रिजर्वेशन पे हमारी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो चुकी है। शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के तो मेरे ट्राइबल लेक्चर्स की जो सीरीज़ है पॉलिटी की, शेड्यूल्ड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ को लेके, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रही। उसमें भी हमने हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो जब हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से है और शुरुआत के पीछे कारण क्या है? देखिए, इंडियन सोसाइटी की बात अगर हम करें तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंडिया एक राष्ट्र जो है पॉलिटिकल सेंस में, वो तो बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है। आप इसे ब्रिटिश पीरियड से भी जोड़ करके देख सकते हैं कि एक सिंगल कंट्री के तौर पर पॉलिटिकली एक सिंगल कंट्री, ज्योग्राफिकल सेंस में एक यूनाइटेड नेशन के तौर पर भारत एक रीसेंट डेवलपमेंट है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल फेज़ ये चेतना भारत में आती है। उसके पहले हम कई छोटी छोटी स्मॉल किंगडम्स में बटे थे और उसके पहले सेंट्रल पोजीशंस पर कई बड़ी किंगडम्स भी थीं, जैसे कि मुगल्स थे, और उनके तहत कई सूबे भी बनाए गए। अपनी एक सिंगल किंगडम के तहत कई सूबे आए, कई प्रोविंसेस उन्होंने डेवलप की। सूबे का मेन ऑफिसर सूबेदार भी हुआ करता था। और उसके पहले एंशिएंट पीरियड में मौर्यस के समय में, अशोक मौर्य के समय में भी हमने बहुत बड़ी टेरिटरी को होल्ड किया एक यूनिफाइड टेरिटरी के तौर पर। लेकिन उस समय में भी कंसेप्ट उस सेंस में एक भारतीय राष्ट्र के तौर पर नहीं था जैसा आज है। सेंट्रली कंट्रोल्ड टेरिटरीज़ तो हुआ करती थी मौर्यस के समय में भी और मुगल्स के समय में भी, लेकिन वो कई तरह के अरेंजमेंट्स किए गए होते थे पड़ोसी राज्यों के राजाओं के साथ, आदिवासियों के साथ। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरी की पूरी टेरिटरी को डिफरेंट मैनर में कंट्रोल करती थी। वो टेरिटरीज़ जो सीधे एडमिनिस्टर की जा रही हैं, वो टेरिटरी जिनको कुछ ऑटोनॉमी दी हुई है, इस तरह के सिस्टम्स एग्जिस्ट करते थे।
लेकिन दूसरी तरफ भारत एक कल्चर, एक संस्कृति के तौर पर सदियों से एग्जिस्ट कर रहा है। एक कल्चरल एस्पेक्ट में जो भारत है, एक कल्चरल एस्पेक्ट में जो हिंदुस्तान है, वो बहुत पुराना है। भारतवर्ष बहुत पुराना है। तो इंडिया एक कल्चरल कंट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग। सिविलाइजेशन भारत की बहुत पुरानी है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है। जब आप इतनी पुराने कल्चर से उभरते हैं, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन से उभरते हैं, सो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर बहुत सी व्यवस्थाएं बहुत लंबे समय से चली आ रही होती हैं। समय के साथ साथ उन व्यवस्थाओं में बहुत से नेगेटिव एलिमेंट्स ऐड होते चले जाते हैं और वो व्यवस्थाएं पूर्णतः नकारात्मक हो जाती हैं समाज के कुछ वर्गों के लिए और एक समय के बाद पूरे समाज के लिए भी। इसी तरह से एक वर्ण व्यवस्था भारत में एग्जिस्ट करती रही है, जिसके तहत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में समाज को विभाजित किया जाता था। आप कह सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी इन 4 वर्णों में रहती थी। इसे जाति सिस्टम से भी जोड़ दिया गया एक समय के बाद। तो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करने लगा भारत में। ये कब करने लगा, किन कारणों से, वो हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन एक कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ये कास्ट सिस्टम बहुत यूनिक है आज की डेट में भी। अगर इंडियन आइडेंटिटी की बात करें, हिंदू सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही इनफ्लेक्सिबल, यानी कि रिजिड, जो बदलता नहीं है, इस तरह के इनफ्लेक्सिबल ऑक्यूपेशन बेस्ड हियरार्की ऑफ द सोसाइटी वाला सिस्टम है। अब इसे ऑक्यूपेशन बेस्ड तो कहा गया है, लेकिन ये ऑक्यूपेशन बेस्ड भी एक समय तक ही रहा। कर्म पर आधारित आपका वर्ण हुआ करता था या कर्म पर आधारित आपकी जातियाँ हुआ करती थीं। आप क्या काम करते हैं, बिल्कुल वैसा। तो इसमें स्कोप है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि जो काम आपके माता पिता करते रहे हैं, अगर वो, मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि अगर वो काम करते रहे हैं पंडिताई का, अगर वो काम कर रहे हैं टीचिंग का, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वही काम करेंगे। आप आने वाले समय में एक बेहतर आर्टिजन हो सकते हैं। हो सकता है आपको आयरन वर्क में इंटरेस्ट है, या ज़रूरी नहीं है कि आप एक आर्टिजन हैं, आयरन वर्कर हैं, गोल्ड स्मिथ हैं या फिर लेदर वर्कर हैं, तो आप आगे जा कर के वही काम करें। आप टीचिंग कर सकते हैं पढ़ लिख कर। तो कर्म के आधारित सिस्टम तो माना गया है, लेकिन इस कर्म को जन्म से जोड़ दिया गया एक समय के बाद। और फिर ये होने लगा कि आपके कर्म के आधार पर आपकी कम्युनिटीज़ बना दी गई और फिर उस कम्युनिटी में आने वाले समय में जो भी बच्चे जन्म लेते थे, वो उसी कम्युनिटी, जो ऑक्यूपेशन बेस्ड कम्युनिटी है, उसी कम्युनिटी से अटैच्ड माने जाते थे, उसी कम्युनिटी से बिलोंग माने जाते थे। और फिर उन्हें वही एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, वही प्रिविलेजेस या डिप्रीवेशंस फेस करनी पड़ती थी थ्रू आउट द लाइफ। जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, जो प्रिविलेजेस या डिप्रीवेशंस उनकी उस कम्युनिटी से अटैच कर दी जाती थी सोसाइटी के द्वारा। तो आप सुनार हैं या आप लोहार हैं या चर्मकार हैं, आप इस कर्म पर आधारित स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी में ये जो कम्युनिटी है इसमें जन्मे हैं, तो जन्म के आधार पर अब आप इसी काम को परस्यू करेंगे, इसी कर्म को परस्यू करेंगे। और आप कितना ही ज्ञान धारण कर लीजिए, आप कुछ ही बन जाइए, आपका सोशल अपग्रेडेशन, अपवर्ड मोबिलाइजेशन सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जिस कम्युनिटी में जन्मे हैं उसके साथ बहुत सारी डिप्रीवेशंस या बहुत सारे डिसएडवांटेजेस अटैच कर दी गई हैं समाज के द्वारा। और या फिर अगर आप ब्राह्मण के घर में जन्मे हैं, क्षत्रिय के घर में जन्मे हैं, तो ब्राह्मण ही काउंट होंगे, क्षत्रिय ही काउंट होंगे। चाहे आप कोई और काम में कितनी ही रुचि रख लीजिए, लेकिन आप ब्राह्मण या क्षत्रिय ही काउंट होंगे। और उसी तरह की आपको एडवांटेजेस और प्रिविलेजेस भी मिलेंगी सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि वो अटैच कर दी गई हैं आपकी कम्युनिटी के साथ, आपकी कास्ट के साथ। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय 2 अपर कास्ट या 2 अपर वर्ण हो जाते हैं, जिनको कई एडवांटेजेस, कई प्रिविलेजेस हैं सोसाइटी में। वैश्य और शूद्र 2 लोअर कास्ट हो जाते हैं, 2 लोअर वर्ण हो जाते हैं।
जिनके साथ कई तरह की डिप्रिवेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। एक समय के बाद जो वैश्य है उसकी परिस्थितियाँ कुछ सुधरी, लेकिन शूद्र की परिस्थितियाँ वही रहीं। इन सभी वर्णों में अब जेंडर बेस्ड भी एक सिस्टम है। वर्ण चाहे कोई भी है, अगर आप वुमेन हैं तो वुमेन को भी बहुत सी डिस्क्रिमिनेशंस फेस करनी पड़ती थी। तो उसी तरह की फिर डिप्रिवेशंस, डिसएडवांटेजेस वुमेन के साथ भी अटैच कर दी गई। अब यहाँ पर कर्म के आधार पर या जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का रूल नहीं आ रहा है। यहाँ पर जाति व्यवस्था का रूल आएगा, ओवरलैप करेगा, वो दुगना इफेक्ट देगा। लेकिन जो पहला इम्पैक्ट है वो जेंडर का है कि आप नारी हैं, आप महिला हैं, यू आर फीमेल। उसके नाते आपने स्त्री योनि में जन्म ले लिया, तो उसके नाते आप नारी हैं, आपको कई तरह के डिसएडवांटेजेस फेस करनी पड़ेंगी। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की एक सिस्टम भारत में एग्जिस्ट करता रहा लंबे समय तक। आज भी डीपली इंट्रेंच्ड है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी सिस्टम। अब ये चार तो हमने देखे। ब्राह्मण का काम है टीचिंग का काम, मेनली प्रीस्ट का काम करना। क्षत्रिय का काम है मेनली या तो वो रूलर हुआ करते थे, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, वॉरियर हुआ करते थे। वैश्य का काम है मर्चेंट क्लास है, बिजनेस क्लास है, ट्रेड करना, मर्चेंट एक्टिविटीज़ करना, बिजनेसेस करना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। शूद्रा जो हुआ करते थे ये मेनली पीजेंट क्लास से आते थे या आर्टिजनल क्लास से आते थे, या और भी कई तरह की मैनुअल लेबर करते थे। इन चार कास्टों के बाहर, इन चार वर्णों के बाहर जो इन कास्ट में परिभाषित नहीं हो रहा, जो इसमें कहीं सेटल नहीं हो रहा, उसे आउटकास्ट कंसिडर किया गया है। इनसे बाहर है जो, वो अनटचेबल कहलाता है। क्योंकि इन कास्ट में एक कंसेप्ट और बहुत ज़बरदस्त जोड़ा गया, पॉल्यूशन, इम्प्योरिटी। सो एक कास्ट जिसे आउटकास्ट किया गया प्योरिटी के बेसिस पर, पॉल्यूशन के बेसिस पर, कि दैट कास्ट इज़ पॉल्यूटेड क्लास, दैट कास्ट इज़ इम्प्योर कास्ट। जो वेस्ट कलेक्शन करते हैं, जो ह्यूमन कैरकसेस से डील करते हैं, मृत शरीरों से, उनकी हड्डियों से डील करते हैं, जो क्रिमेशन हाउसेस को मेंटेन करते हैं, जो मरे हुए जानवरों को हटाते हैं, ले जाते हैं, इस तरह के सभी तरह के काम जो सेगमेंट करता है उसे आउटकास्ट कर दिया गया, अनटचेबल बना दिया गया, और इन्हें ही एक समय के बाद दलित भी कहा गया। सो बहुत सी डिसएडवांटेजेस, बहुत सी डिप्रिवेशंस इस कम्युनिटी के साथ अटैच कर दी गई। अब जब इतनी डिसएडवांटेजेस हैं, जब आपको इतनी डिस्क्रिमिनेशंस हैं, आपको प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं है, प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते, आपको एजुकेशन पे कोई एक्सेस नहीं है, आप वेद पुराण ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, और सोसाइटी में अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन है, आप एक पेरेनियल सर्विंग क्लास के तौर पर हैं, और आपको समाज के सभी तरह के विकास के कार्यक्रमों से और संसाधनों से बाहर रखा जाता है। गांव में भी आपको गांव की परिधि पे रहना पड़ता है, आउटर फ्रिंज पे। तो फिर इन सब डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से, इन्हीं डिप्रिवेशंस की वजह से, इन्हीं डिसएडवांटेजेस की वजह से, जो ऐतिहासिक तौर पे लंबे समय से आपके साथ की गई हैं, आप बहुत से डेवलपमेंट, एडवांसमेंट और प्रोग्रेस से वंचित रह जाते हैं। ये प्रक्रिया भारत में थी, और संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, फाउंडिंग फादर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ऐसा माना कि आज़ाद भारत में ऐसी परिस्थितियाँ ना हो, पहली चीज़, और जो हिस्टोरिकली कमिटेड एट्रॉसिटीज़ हैं, जो डिस्क्रिमिनेशंस हुई हैं, उनको रेक्टिफाई किया जाए। तो इन कम्युनिटीज़ को कई तरह के प्रोटेक्शंस दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में ही, कई तरह के इनको सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़, कई तरह के प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए ताकि ये अपग्रेड हो सकें, ये सोसाइटी में आगे आ सकें, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ मिल सकें। तो चाहे सोशल हों, चाहे एजुकेशनल हों, इकोनॉमिक हों, पॉलिटिकल हों, कल्चरल हों, इन डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट स्फेयर्स में बहुत सी प्रोटेक्शंस, बहुत से सेफगार्ड्स एंड बहुत से प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के वाया ही प्रोवाइड किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की शुरुआत भी इसी संदर्भ में होती है। अंग्रेज़ों के समय में इसे आप समझ सकते हैं। 1931 का जो सेंसस कंडक्ट हुआ था, अब सेंसस की एक्टिविटी भी अंग्रेज़ों के समय में होती है मेनली,
लॉर्ड मायो के समय में शुरुआत होती है और फिर कंटिन्यूसली 1881 से सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं। वैसे पहला सेंसस 1871 कह रहा हूँ होता है। तो सेंसस जनगणना हर 10 साल पर ये की जाती थी। इसमें पहली बार 1931 का जो सेंसस है, जो जब भारत आज़ाद भी नहीं था, तब अंग्रेज़ों का शासन था, तब जो सेंसस हुआ 1931 का जनगणना, उसमें पहली बार अनटचेबल्स एंड अदर सिमिलर क्लासेस को आइडेंटिफाई करके डिप्रेस्ड क्लासेस कहा गया। अनटचेबल्स और अदर सिमिलर क्लासेस जो कि डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, इन्हें अटैच करके एक सिंगल कैटेगरी में रखा गया, डिप्रेस्ड क्लासेस। ये सेंसस ने आइडेंटिफाई किया इन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस के तौर पर। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इन अनटचेबल, इन डिसएडवांटेज्ड क्लासेस को शेड्यूल्ड कास्ट कह के आइडेंटिफाई किया गया, रिकॉग्नाइज़ किया गया। तो वही डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं, यानी कि जो सोशली डिसएडवांटेज्ड क्लासेस हैं, उन्हें फिर शेड्यूल्ड कास्ट 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज़ किया गया। और 1936 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1936, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर 1936 के तहत शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट जारी हुई। तो पहली लिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट की 1936 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है उसके तहत आती है। और 1937 में जो चुनाव होते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के फार्मूला के आधार पर ही जो 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, उनमें फिर शेड्यूल कास्ट की रिप्रेजेंटेशन हो सके इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, उसके लिए रिजर्वेशन के प्रबंध किए गए। इसके लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड ऑर्डर 1936 के तहत लिस्ट जारी भी की गई थी, ताकि 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं, उनमें जो लेजिस्लेचर्स हैं उनमें इनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जा सके। इसके लिए वो लिस्ट बनाई गई और ये किया भी गया। ये एक सिस्टम है। और उसके बाद आर्टिकल 338 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रखा गया। पार्ट 16 में ये आता है। पार्ट 16 जिक्र करता है स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस। कौन सी ये क्लासेस? जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एग्लो इंडियन कम्युनिटी, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस का जिक्र करता है पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 330 से इस सेक्शन की शुरुआत होती है। इसी के तहत आर्टिकल 338 आता है, 338, जो इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का जिक्र करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह के पुकारेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है। आर्टिकल 338 से इसका जन्म होता है, इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था है। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि जो अदर कमीशंस हुआ करते थे, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ 1993, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993, 2007 का नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये सभी जो कमीशंस हैं ये स्टैट्यूटरी कमीशंस हैं। दे आर स्टैट्यूटरी कमीशंस क्योंकि ये लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए गए हैं, ये कानून के द्वारा नहीं, ये कानून के द्वारा बनाए गए। ये इनकी जो क्रिएशन है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल के तौर में गिवन नहीं है। इनसे अलग है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़। अब बात आती है कि कौन कौन होता है कमीशन के भीतर। देखिए, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक वन चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स होते हैं।
तो ये 5 मेंबर्स का एक कमीशन होता है, एक बॉडी है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर। अभी मौजूदा यदि देखा जाए तो कौन है इसके चेयरमैन, पंजाब से ही बिलोंग करते हैं, बीजेपी के नेता हैं, बेसिकली पंजाब के होशियारपुर से बिलोंग करते हैं, विजय सांपला। तो जो विजय सांपला हैं वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन हैं। इनके पहले भी बीजेपी से ही थे मिस्टर कठेरी, इन्होंने उनको सक्सीड किया है। तो विजय सांपला पहले मंत्री परिषद का हिस्सा भी थे बीजेपी के ही तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में वो हुआ करते थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अहदे पे, और अब वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन हैं। ये पहली चीज़। तो एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य का स्थान अभी भी रिक्त पड़ा हुआ है, 3 में से एक सदस्य का स्थान रिक्त पड़ा है 3 सदस्यों में से। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके जो पहले मंत्री हुआ करते थे वो थावरचंद गहलोत हुआ करते थे। अभी क्योंकि कल ही कैबिनेट रीशफल हुआ है, इसलिए उसके मुताबिक देखा जाए तो अभी मुझे लगता है शायद विनय कुमार कटिया इसके नए मिनिस्टर हैं। मैं अभी आपको वेरीफाई कर देता हूँ। हाँ, वीरेंद्र कुमार खटिक हैं, वीरेंद्र कुमार खटिक। तो थावरचंद गहलोत जो थे ये अभी कल तक, जब तक कैबिनेट का रीशफल नहीं हुआ था, तब तक मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थे, लेकिन अब उनको सक्सीड कर गए हैं वीरेंद्र कुमार खटिक, ये बीजेपी के ही नेता हैं। तो अब ये नए मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के। इसके जुरिस्डिक्शन में आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। वो मैं अभी समझा दूंगा, जुरिस्डिक्शन का कॉन्टेक्स्ट अभी क्लियर हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके कितने विंग्स होते हैं? तो इसके कुल 4 विंग हैं जो 4 अलग अलग तरह के काम हैंडल करते हैं, वो भी मैं अभी करा दूंगा। और इसके भारत भर में राज्यों में कितने सेंटर्स हैं? तो इसके टोटल 12 सेंटर्स हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का एक हेडक्वार्टर है, वो न्यू दिल्ली में है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का कमीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री के जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। लेकिन इसके रीजनल सेंटर्स भी हैं जो कि स्टेट्स में फॉल करते हैं, और वो कुल 12 हैं अलग अलग राज्यों में। इनके उन 4 विंग्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से विंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन, एक एक करके। देखिए, सबसे पहला विंग है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन विंग। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन विंग, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का सारा खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी पर्सोनल वर्क करते हों उन पर्सोनल्स को मैनेज करना, ये पहली चीज़। दूसरा, जो सेंट्रल यानी कि जो न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ से सभी जो स्टेट्स में सेंटर्स हैं उन स्टेट्स के सेंटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना और बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर देखना। ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन विंग का होता है। ये फर्स्ट विंग है। इसके बाद इसका सेकंड विंग आता है जिसका नाम है सर्विस सेफगार्ड्स विंग। सर्विस सेफगार्ड्स विंग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कई सारे लॉज के मुताबिक, लॉज के वाया, कई तरह की पॉलिसीज़, कई तरह के प्रोग्राम्स के वाया, कई तरह के प्रोजेक्ट्स के वाया जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको बहुत से सेफगार्ड्स दिए हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, उनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स लाए गए हैं। उन सभी को इन्वेस्टिगेट करते रहना कि ये प्रॉपर काम चल रहा है कि नहीं, और उन सभी को मॉनिटर करने का सारा काम जो है A to Z वो सर्विस सेफगार्ड्स विंग करता है। देश भर में जितनी भी शेड्यूल कास्ट की भलाई को लेकर के, उनके विकास को लेकर के, उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर के जितनी भी कोई कानून हैं, कोई आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई पॉलिसीज़, प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ भी हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेट करते रहना, उन्हें मॉनिटर करना, उनकी देख रेख सारी
ये सर्विस सेफगार्ड्स विंग के अंडर आता है, अंडर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तीसरा विंग आ जाता है दैट इज़ एट्रोसिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एट्रोसिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स विंग्स। आप सब जानते हैं शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स, बहुत सी एट्रोसिटीज़ उन पर होती रहती हैं, उनके बहुत से सिविल राइट्स हैं जिन्हें डिप्राइव किया जाता है, जिन्हें हार्म किया जाता है। इस तरह की कोई भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उनके अगेंस्ट हर तरह की रिपोर्ट्स रिसीव करना इन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, उसके ऊपर इंक्वायर करना, उसको देखना, जांचना, परखना और इस बात का ख्याल रखना कि कहाँ कहाँ पर उनके सिविल राइट्स का हनन हो रहा है। ये सारी चीज़ों को देखने का काम ये विंग करता है जिसका नाम है एट्रोसिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स विंग। चौथा विंग है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट विंग। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट विंग केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स या प्लान्स लाए जा रहे हैं जो उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, एडवांसमेंट कर सकें। इस तरह के सभी सेफगार्ड्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हैं या कोई कानून के ज़रिए उनको इम्प्लीमेंट कराना और एडवाइस रेंडर करना, अपनी तरफ से एडवाइस देना कि किस तरह की सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग की जाए, कैसी पॉलिसीज़ लाई जाएं जिनसे इनका डेवलपमेंट हो। ये सारा का सारा काम इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट विंग के पास है। तो टोटल 4 विंग्स आर देयर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसका कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 12 रीजनल सेंटर्स हैं, 4 विंग्स के तहत वो काम कर रहा है। और उसका पहला विंग है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन विंग, उसका दूसरा विंग है सर्विस सेफगार्ड्स विंग, उसका तीसरा विंग है एट्रोसिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स विंग और उसका चौथा विंग है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट विंग। इस तरह से टोटल 4 विंग्स के तहत ये काम करता है। थोड़ा सा इसकी इतिहास को समझ लें। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के ही खुद के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आर्टिकल 338 का मैं ज़िक्र करता हूँ तो एक आर्टिकल 338A भी है जो पहले नहीं हुआ करता था। यह आर्टिकल 338A कहाँ से आया, इसकी कहानी अब हम समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो ओरिजिनल स्कीम है उसमें मल्टी मेंबर्ड कमीशन का जिक्र नहीं है कहीं पर भी। स्पेशल ऑफिसर का जिक्र है, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो आर्टिकल 338 के तहत उस स्पेशल ऑफिसर का जिक्र आता है। ये एक बड़ी चीज़ है, ठीक है जी। कमीशन का जिक्र नहीं आता, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, फिर कमीशन की एंट्री कहाँ से हुई। 1978 में कमीशन की एंट्री होती है। जनता पार्टी की सरकार थी उस समय में। जो स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था 1992 तक, उसे कमिश्नर कहा जाता था, कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जैसे आज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी है, पहले एक सिंगल बॉडी हुआ करती थी जो कि स्पेशल ऑफिसर था, जिसे एनविसेज करने का काम किया कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 338, जिसे कहने के तौर पर कहा जाता था कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। 1978 की जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक कमीशन गठित किया गया। क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही निर्णय से हुआ था, तो ये एक कैबिनेट के ही रेजोल्यूशन से आया था, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के रेजोल्यूशन से आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसकी वजह से ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। क्योंकि ये रेजोल्यूशन से बना था इसलिए एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं था। तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार के समय में एक कमीशन बनाया गया बाय द वे ऑफ रेजोल्यूशन, दैट इज़ द नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसको उस समय में चेयर कर रहे थे भोला शास्त्री पासवान। भोला शास्त्री पासवान ये इस कमीशन को चेयर कर रहे थे। अब आप पूछेंगे कि सर उस समय में वो जो कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब था उसका क्या हुआ। कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। आर्टिकल 338 के तहत
तो वो एग्जिस्ट करती ही रही, उसको कुछ नहीं होगा। यहाँ गवर्नमेंट ने 1978 में अपने स्तर पर एक मल्टी मेंबर्ड कमीशन बनाया है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा पॉलिसी मैटर्स हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड उसके कॉन्टेक्स्ट में, या कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के आना उसके कॉन्टेक्स्ट में। इसका कंसर्न सिर्फ गवर्नमेंट से है, ये गवर्नमेंट को ही एडवाइस करेगा। तो ये एक अलग बॉडी के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसे आप एक्सपेरिमेंट भी समझ सकते हैं। आगे समय बढ़ा 1987 में ये जो कमीशन 1978 के बना हुआ है, इस कमीशंस के रोल्स को, फंक्शंस को और भी मॉडिफाई किया और इसके आगे शब्द लग गया नेशनल। तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हो गया। ये नेशनल वर्ड जो है 1987 में लगा। उस समय की सरकार राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की नेशनल लेवल पर, और उस सरकार ने इसे एक नेशनल एडवाइजरी बॉडी के तौर पर डेवलप किया जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा पॉलिसी मैटर्स, जो मैंने अभी आपको समझाया कि क्या पॉलिसी मैटर्स हों शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कॉन्टेक्स्ट में, किस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम लाने चाहिए और उनके सेफगार्ड्स को कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। इन सब कॉन्टेक्स्ट में केंद्र सरकार को गाइड करने के लिए एक नेशनल लेवल का कमीशन बनाया फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। नेचुरली ये भी वाया रेजोल्यूशन ही बना था, तो ये भी एक तरह का नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन ही था। लेकिन फिर परिवर्तन आता है 1990 में, 1990 में। 1990 का ये जो कमीशन है, 1990 में एक अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, दैट इज़ द 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990। 65वां संविधान संशोधन 1990। क्यों लाया गया ये? क्योंकि आर्टिकल 338 को अमेंड करना था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल गिवन है तो उसको अमेंड करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल 338 को अमेंड करने के लिए, अमेंड क्यों करना है? आर्टिकल 338 के तहत एक सिंगल ऑफिसर बॉडी एनविसेज की गई है, और वो सिंगल ऑफिसर बॉडी जो है जॉइंट है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। लेकिन गवर्नमेंट्स लंबे समय से एक्सपेरिमेंट कर रही थी मल्टी मेंबर कमीशन के साथ। सिंगल ऑफिसर जो कि कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कहला रहा है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो तो चलते जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट्स अपने लेवल पर मल्टी मेंबर कमीशन को एक्सपेरिमेंट कर रही थी। अब वो उसे इन प्रैक्टिकलिटी इस्टेब्लिश करना चाहती हैं और इस सिंगल ऑफिसर सिंगल मेंबर सिस्टम ऑफ कमिश्नर को रिप्लेस करना चाहती हैं उस मल्टी मेंबर सिस्टम ऑफ कमीशन से। तो इसलिए 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, आर्टिकल 330।